हेलो स्टूडेंट्स, टीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। समाजशास्त्र की कक्षा में एमपीपीएससी मेंस के लिए समाजशास्त्र की जो हमारी क्लास है काफ़ी लंबे समय से चल रही है और आप सभी लोग जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 4 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है आपकी सोशलॉजी के सिलेबस में उसे हम देख रहे हैं और लगभग हमने सारे टॉपिक इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बचे हुए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है विकास और सामाजिक आर्थिक असमानताएं। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक है आज का इसे हम आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे तो दैट यहाँ दो काम हो जाएंगे। नंबर एक, आपको टॉपिक में समझा दूंगा पूरी तरीके से। दूसरा, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक का आपको आंसर कैसे लिखना है, यदि इससे संबंधित प्रश्न आ जाता है तो आप उसे कैसे डील करेंगे और उसका आंसर कैसे लिखेंगे वो मैं आपको उसमें समझा दूंगा। तो दोनों ही चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। चलिए, विकास और सामाजिक आर्थिक असमानता, यदि इससे संबंधित प्रश्न आपको आता है तो आपको किन किन पॉइंट्स पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो क्या है, आपको जो टॉपिक है टॉपिक के जो पॉइंट्स हैं वो एक पॉइंट क्या है, विकास। दूसरा टॉपिक पॉइंट क्या है इसका, सामाजिक असमानता। तीसरा क्या है, आर्थिक असमानता। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न का उत्तर रहेगा उस प्रश्न के उत्तर की जो शुरुआत है वो कैसे रहेगी। आपको देखिए, ये जो प्रश्न आएगा ना ये मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग आंसर में ही आएगा आपको पूछने में। तो आपका जो उत्तर रहेगा उसकी जो शुरुआत रहेगी वो आपको बारी बारी इन तीनों चीजों को सबसे पहले थोड़े थोड़े में परिभाषित कर देना है। यानी आपको क्या क्या परिभाषित करना है, आपको परिभाषित करना है क्या क्या। सबसे पहले विकास परिभाषित कर देंगे, उसके बाद आप दूसरे नंबर पर आर्थिक असमानता इसे परिभाषित कर देंगे। तीसरे नंबर पर आप जो सामाजिक असमानता है उसे परिभाषित कर देंगे, सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, तीनों को आपने परिभाषित कर दिया। ठीक, कि विकास क्या होता है, उसके बाद आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता क्या होती है, ये आपने उसे परिभाषित कर दिया। दूसरा स्टेप ये आ जाता है कि आप विकास और ये जो सामाजिक आर्थिक असमानता है इनके बीच में क्या संबंध है ये बता देंगे। ठीक है, विकास का संबंध सामाजिक आर्थिक असमानता के साथ कैसे होता है ये आप समझा देंगे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आएगा उसमें आप ये बताएंगे कि विकास के द्वारा सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता इसको दूर करने का प्रयास कैसे किया जाता है। तो विकास के द्वारा सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करने का जो प्रयास किया जाता है वो सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, आपको उसमें बताना पड़ेगा कि भारत सरकार सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए क्या कर रही है, सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम इनका संचालन कर रही है। ठीक है, इसके अलावा ये लिखने इसमें आपको क्या करना पड़ जाएगा, इसमें आपको स्कीम्स लिखनी पड़ जाएंगी। कई सारी स्कीम्स हैं जिसको हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे, वो स्कीम्स के बारे में आपको लिखना पड़ जाएगा। इसके अलावा आप कुछ सजेशंस दे सकते हैं, यानी सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं, कुछ उसमें कमी भी बता सकते हैं। यानी इसमें आप थोड़ा बहुत कमी भी बता सकते हैं कि अकेले जो विकासकारी कार्यक्रम है उनसे ही सब कुछ नहीं होने वाला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके अलावा, वो आप सुझाव दे सकते हैं। और समापन करते हुए एक छोटा सा निष्कर्ष लिख सकते हैं। ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बेस पर क्या कर सकते हैं आप, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को सही तरीके से टैकल
कर सकते हैं। यदि ये शॉर्ट में आता है, शॉर्ट नोट में, हालांकि शॉर्ट नोट में इतना बड़ा टॉपिक पूछने में नहीं आएगा, उसके कुछ टुकड़े आएंगे, तो प्रश्न जैसे पूछा जाएगा उत्तर आपको वैसा ही लिखना है। तो यदि ये टॉपिक ऐसा ही आ गया तो आपको इस तरीके से टैकल कर देना है। प्रश्न इसमें किस तरीके से पूछने में आ सकता है, जैसे आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको जो उत्तर बताया, तो पूछ सकते हैं विकास द्वारा किस प्रकार सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर कर सकते हैं। तो अभी इसके पहले जो मैंने आपको उत्तर लेखन बताया था वो वास्तविकता में देखा जाए ना तो इस प्रश्न का ही था। ठीक है, कि विकास के द्वारा सामाजिक आर्थिक असमानता को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये बता देना है कि ये जो विकास है, विकास का अर्थ क्या है। देखिए, विकास जो शब्द आता है, इसके पहले भी हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। आप अर्थशास्त्र में भी विकास पढ़ चुके हैं। और जो विकास है, विकास का अर्थ क्या होता है कि जब हम आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक दोनों ही क्षेत्र में क्या करते हैं, आर्थिक वृद्धि के साथ साथ मानव जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार करते हैं, तब हम उस घटना को या उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम उसे विकास के नाम से जानते हैं। और ये आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी किया जाता है, क्योंकि ये मानव जीवन की गुणवत्ता, मानव जीवन का जीवन स्तर उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद अब हम यदि बात करें कि विकास का सामाजिक और आर्थिक असमानता से क्या कोई संबंध है, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि विकास आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता दोनों के साथ ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि कोई भी समाज होता है उसमें आपको आर्थिक समानता, आर्थिक असमानता मिलेगी, सामाजिक असमानता भी मिलेगी। समाज कभी एक समान कभी नहीं हो सकता। समाज में असमानता हमेशा ही रहेगी, भले ही चाहे उसका फॉर्मेट कोई भी हो। ठीक है ना, चाहे वो प्रकृति प्रदत्त असमानता हो, चलिए अभी हम प्रकृति प्रदत्त असमानता को छोड़ भी दें, तो भी जो गैर प्रकृति प्रदत्त असमानता है, यहाँ हम बोले सामाजिक आर्थिक राजनीतिक असमानता, तो समाज में असमानता पहले भी थी, आज भी है और वो हमेशा रहेगी। ठीक है, तो ये जो असमानता है इसे दूर करने के लिए सरकार कुछ ना कुछ प्रयास करती है। इसलिए विकास में और आर्थिक और सामाजिक असमानता में ये संबंध है कि विकास के द्वारा क्या किया जाता है, सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी कार्यक्रम के सहायता से हम क्या करते हैं, हम सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास करते हैं और समाज में जो वर्ग भेद है उसे कम करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है उसमें समाजवादी शब्द लिखा हुआ है। तो जो समाजवादी शब्द है, समाजवादी लक्ष्य है हमारे देश का, उसकी जो प्राप्ति है वो इस तरीके से 99% जो गवर्नमेंट का लक्ष्य होता है वो यही होता है कि इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। क्योंकि भारत में जो लोकतंत्र है उसमें समाजवाद का जो लक्ष्य है वो कार्ल मार्क्स के समाजवाद के लक्ष्य से बहुत अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर आर्थिक असमानता क्या है। आर्थिक असमानता देखिए बहुत साधारण सी बात है, बहुत साधारण से लेवल पर आप समझ सकते हैं कि आर्थिक स्तर पर असमानता, आर्थिक स्तर क्या क्या हो सकता है कि आय के आधार पर, धन वितरण के आधार पर, ऋण वितरण के आधार पर और अवसरों के वितरण के आधार पर। ये जो होता है ये सभी को बराबर नहीं मिलते हैं। इसलिए कुछ लोग इसमें कैसे होते हैं, वो बहुत ऊंचे स्थान पर होते हैं, कुछ लोग मध्यम स्थान पर होते हैं, कुछ लोग निम्न स्थान पर होते हैं। तो ये जो असमानता है, ये असमानता क्या कहलाती है, ये आर्थिक असमानता कहलाती है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखा जाए तो समाजशास्त्र में एक कंसेप्ट है वर्ग, और वर्ग में हम 3 वर्ग पढ़ते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग
और निम्न वर्ग। ठीक है, ये वर्गीय असमानता, वर्ग का अधिकांश जो आधार होता है वो क्या होता है, वो आर्थिक असमानता ही होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि धन, संपत्ति, यानी संपत्ति पर किसका अधिकार है और संपत्ति पर किसका अधिकार नहीं है, इसके आधार पर भी क्या है, आय की असमानता तय हो जाती है। और इस आधार पर तो देखा जाए हमारे देश में बहुत ज्यादा असमानता है। जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक भी क्या करता है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विश्व में वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, अलग अलग देशों का वर्गीकरण 4 प्रकार से अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण कर दिया है। तो ये जो असमानता है, ये असमानता क्या है, आर्थिक असमानता के नाम से जानी जाती है। और उसमें कुछ लोग आर्थिक स्तर पर कैसे हो जाते हैं, सर्वोच्च स्थान पर बैठ जाते हैं। जैसे आप पूंजीपति कार्ल मार्क्स के शब्द में बोल सकते हैं। आज के क्षेत्र में, आज के दौर में हम उनको इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोल देते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बोल देते हैं, जिनका संपत्ति के ऊपर क्या रहता है, एक अधिकार होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी हमने क्या किया है, बीपीएल और एपीएल दो कैटेगरी डिसाइड कर दी है। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, इनके लिए सरकार विशिष्ट योजनाएं चलाती है। एपीएल यानी वो उससे ऊपर है। तो ये अलग अलग कैटेगरी है और ये क्या कहलाता है, आर्थिक असमानता के बारे में हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो आर्थिक असमानता ये आपको मिलेगी, ठीक है, और हर समाज में मिलेगी, हर क्षेत्र में मिलेगी। ठीक, तो आर्थिक असमानता को आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। दूसरी बात, सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो सामाजिक संसाधन होते हैं, इन तक सभी लोगों की पहुंच एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोग सामाजिक संसाधन तक उनकी पहुंच सरल होती है, कुछ लोगों की इतनी सरल नहीं होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, असमान पहुंच। तो असमान पहुंच की पद्धति ही क्या कहलाती है, सामाजिक विषमता कहलाएगी। कुल मिलाकर के यदि हम ये बोलें कि ये संसाधन है, कौन से संसाधन, सामाजिक संसाधन, तो इस सामाजिक संसाधन पर अलग अलग लेवल पे लोग हैं। कुछ लोगों की पहुंच बहुत सरल है और कुछ लोगों को यहाँ तक अप्रोच करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है, कुछ लोगों की पहुंच तो हो भी नहीं पाती है वहां तक। ये सामाजिक असमानता कहलाती है। अब बात यह आती है कि सामाजिक असमानता में जो मैंने संसाधन अभी जो आपको बताया कि सामाजिक संसाधन, तो ये सामाजिक संसाधन क्या होते हैं। देखिए, सामाजिक संसाधन मुख्य रूप से तो 3 सबसे बड़े सामाजिक संसाधन होते हैं। शिक्षा, क्या शिक्षा तक सभी लोगों की पहुंच एक जैसी है, तो नहीं। इसका जवाब शुद्ध रूप से क्या है, नहीं। क्यों, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं और कुछ लोग सरकारी स्कूल में भी पढ़ने नहीं जा पाते हैं। कुछ बच्चे सरकारी स्कूल में भी पढ़ने नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो गरीब हैं और उन्हें अपने माता पिता की हेल्प करानी पड़ती है काम में, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। जबकि सरकारी स्कूल में शिक्षण निःशुल्क है, मुफ्त है, और कुछ इंटरनेशनल स्कूल में ही पढ़ते हैं। आपने सुना होगा कि आईआईटी में चयन होता है कई बार लोगों का, लेकिन वो पैसा ना होने के चलते वो उस शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो शिक्षा पर सभी की पहुंच एक जैसी नहीं है। सुपर 30 मूवी आई थी, जो आनंद कुमार जो सर हैं उनके बिहाफ पर, और ये मूवी आई थी और उसमें एक डायलॉग था, आपका ध्यान हो, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो उसके विरुद्ध उन्होंने कार्यक्रम चालू किया कि नहीं, शिक्षा पर सभी लोगों की पहुंच होनी चाहिए। भारत सरकार भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है शिक्षा को ध्यान में रखते हुए। और इस पर पहुंच यदि हम बात करें, 2 वर्ग ले लें यदि हम, कौन से, हम ले लें बॉयज और हम ले लें गर्ल्स। तो बॉयज और गर्ल्स में भी क्या है, जो गर्ल्स है उसकी पहुंच, वो जो ग्रुप है उनकी पहुंच शिक्षा तक ज़्यादा
नहीं है। इसलिए सरकार क्या करती है, लड़कियों को ध्यान में रखते हुए आवासीय विद्यालय चलाती है या और भी बहुत सारी स्कीम चलाती है। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य पर जैसा शिक्षा की स्थिति है ऐसे ही स्वास्थ्य की स्थिति है। ठीक है, स्वास्थ्य की स्थिति में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट अस्पताल में जाकर के अपना इलाज करा लेते हैं, लाखों रुपए का पेमेंट भी कर देते हैं। दूसरी बात, स्वास्थ्य में भी हम सरकारी क्षेत्र की बात करें या हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो जो स्वास्थ्य को लेकर प्राथमिक सुविधाएं हैं, वो प्राथमिक सुविधाएं भी सही तरीके से उपलब्ध नहीं है। और कई बार मतलब हर प्रत्येक वर्ष क्या है, प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध ना होने के चलते ना जाने कितने लोग कहना चाहिए अपना जीवन उनका जीवन नहीं रहता, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ आप डेटा भी दे सकते हैं स्वास्थ्य के ढांचे का। ठीक है, यहाँ आप डेटा लिख दीजिएगा। आवास की चर्चा करें तो आपको मालूम है कि आवास में हमारे यहाँ बड़े बड़े आलीशान आवास भी हैं, मुकेश अंबानी का चर्चित मकान भी है। साथ ही साथ आवास में स्लम्स भी हैं। स्लम्स का मतलब क्या है, स्लम का मतलब ये हो जाता है कि झुग्गी झोपड़ी, यहाँ पर भी लोग रहते हैं और बहुत सारी प्रकार की सामाजिक समस्याओं में लिप्त हो जाते हैं। कई सारे लोग फुटपाथ पर सोते हैं। ठीक है, उनका घर ठिकाना नहीं है, फुटपाथ पर ही रहते हैं वो। और सरकार ने ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरा के नाम से एक स्कीम भी चालू कर दी है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास ये ऐसे क्षेत्र हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सभी लोगों की पहुंच एक जैसी नहीं है। आप इन तीनों को अपने तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो सामाजिक असमानता में लिंग भेद एक बहुत बड़ा असमानता को प्रदर्शित करने वाला क्षेत्र है। हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रत्येक समाज में लिंग भेद है, प्रत्येक समाज में। हम केवल भारतीय समाज की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम पश्चिमी समाजों की भी चर्चा कर रहे हैं। और एक दो साल पहले फेसबुक, जो फेसबुक है, फेसबुक का एक अध्ययन सामने आ गया था। अध्ययन तो क्या, उसकी एक न्यूज सामने आ गई थी कि यहाँ पर जो लड़कियां काम करती हैं, महिलाएं काम करती हैं, उनकी जो सैलरी है वो पुरुषों की तुलना में कम है। उसको लेकर काफी बवाल हुआ था। उसके बाद फिर मार्क जकरबर्ग ने उसको लेकर के स्ट्रॉन्ग स्टेप भी उठाए थे। तो जो लिंग भेद है, लिंग भेद अपने आप में एक बहुत बड़ी अवधारणा है, आप इसको बता सकते हैं। ये सामाजिक असमानता का क्षेत्र है। लापता लेडीज के नाम से भी एक फिल्म आई थी जो लिंग भेद पर ही आधारित थी। इसके अलावा जाति भेद, जाति भेद भारत देश में भी हम बात करें तो भारत देश में सामाजिक असमानता को प्रदर्शित करने वाला जो सबसे बड़ा कहना चाहिए क्षेत्र है वो क्या है, जाति भेद। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण में आपको समझा चुका हूं, समाज का उच्चता और निम्नता में विभाजन, यानी कुछ लोग हायर पोजीशन पे हैं, कुछ लोग मिडिल और कुछ लोग लोअर। भारत में जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप है। और जाति भेद के लिए, जाति भेद के विरुद्ध भारत सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, लेकिन जाति भेद हमें देखने को यहाँ मिलेगा, सदियों से चला आ रहा है। आज उसका प्रभाव बहुत कम हो गया, महानगरीय क्षेत्रों में लगभग ना के बराबर हो गया, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर आपको मिलेगा। प्रजाति भेद, प्रजाति भेद भारत जैसे देश में ज्यादा देखने को तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ जो नॉर्थ ईस्ट के देश, मतलब कहना चाहिए राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, यहाँ के लोग जब नॉर्थ ईस्ट को छोड़ करके कभी कहना चाहिए कि जैसे दिल्ली में आके रहने लगे या कहना चाहिए साउथ में पहुंच जाते हैं या कहीं भी पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो प्रजातीय संरचना है, जो उनका एक शारीरिक संरचना है, उसको लेकर के प्रजातीय भेदभाव उनके साथ होने लगता है। भारत में ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप पश्चिमी देशों में जाएंगे जैसे अमेरिका में, ब्रिटेन में, तो यहाँ पे आपको प्रजातीय भेदभाव बहुत मिलेगा। तो ये भी एक सामाजिक भेदभाव का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो ये सब क्या प्रदर्शित करते हैं, सामाजिक असमानता को प्रदर्शित करते हैं। अब बात ये आती है
कि सरकार विकासकारी कार्य के द्वारा आर्थिक असमानता को किस प्रकार से दूर करने का प्रयास करती है। तो यहाँ आपको सीधा सीधा क्या कर देना है, कुछ एक स्कीम्स का वर्णन कर देना है। देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में, चूंकि आपको शब्द संख्या आपके पास सीमित है तो उसी में ही आपको लिखना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए भारत सरकार ने जो भी कार्यक्रम चला रखे हैं, जो भी योजनाएं चला रखी हैं, जो भी कार्य कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, आप वो बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कुछ एक स्कीम्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। आत्मनिर्भर भारत हो गया, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय करियर सेवा, मनरेगा हो गया, ठीक है ना, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान है ये। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप स्टैंड अप, ये जो भी स्कीम्स हैं, इन स्कीम्स का एक मात्र जो लक्ष्य है वो क्या लक्ष्य है कि जो आर्थिक असमानता है उसे दूर करना, और जो समाज का वंचित वर्ग है उसे समाज के समृद्ध वर्ग के लाने के समकक्ष लाने का प्रयास करना, यानी वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करना, ये सरकार का लक्ष्य है। अब सामाजिक असमानता की यदि हम बात करें तो सामाजिक असमानता का क्षेत्र, उसमें महिलाओं से संबंधित आपको योजनाएं मिल जाएंगी, बच्चों के विकास से संबंधित योजनाएं मिल जाएंगी आपको, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, भोजन के क्षेत्र में, आवास के क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में, इससे संबंधित सरकार जो भी कार्यक्रम चलाती है वो सामाजिक विकास कार्यक्रम कहलाता है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना है। इसके अलावा पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी राशन से जो कहना चाहिए हर एक माह जो राशन प्राप्त होता है वो, जो जिससे आपको भोजन, गेहूं वगैरह ये सब सारी चीजें मिलती हैं। हाथ से मेला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुरक्षित मातृत्व अवकाश, ये सब योजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चल रही है। तो ये जो योजनाएं हैं ये सब क्या है, ये सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप योजनाएं लिख देंगे और ये बता देंगे कि भाई विकास के द्वारा क्या किया जा रहा है, सामाजिक आर्थिक जो असमानता है उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो रहा है, जैसे महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान है और कई सारे अधिनियम भी हैं। महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान क्या है, महिलाओं के लिए जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें निःशुल्क कर रखा है फीस। जैसे यूपीएससी के लिए महिलाओं की फीस नहीं लगेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने जो व्यापम की परीक्षाएं हैं उसमें कहना चाहिए शिक्षा विभाग की जो परीक्षाएं होती हैं वर्ग 1 वर्ग 2, उसमें महिलाओं को 50%, मध्य प्रदेश की महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दे रखा है। पंचायत में मध्य प्रदेश सरकार ने 50% रिजर्वेशन दे रखा है। इसके अलावा जो कहना चाहिए, अभी आपको मालूम है कि बिल पास हो ही चुका है संसद में, वो इफेक्टिव होगा आगे से जा करके। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र में, विधानसभा में, लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। दहेज के विरुद्ध जो है वो अधिनियम महिलाओं के हित में बना दिया गया है। घरेलू हिंसा को लेकर के महिलाओं के विरुद्ध, मतलब महिलाओं के हित में अधिनियम बनाया गया है। ऑफिस में यानी कि कार्यस्थल पर जो शोषण होता है, ठीक है ना, सेक्सुअल जो है कहना चाहिए कि अब्यूसमेंट है, उसको लेकर के सरकार ने अधिनियम बना रखा है। तो ये सब इसलिए ताकि महिलाओं को उनका सम्मान वापस मिल जाए। ये सारी, ये कहना चाहिए जो कार्यक्रम है ये आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्र में होते हैं। देखिए आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जाति भेद के विरुद्ध क्या है, विभिन्न प्रावधान है और विभिन्न अधिनियम है। आपको मालूम है कि एट्रोसिटी एक्ट बना रखा है, तो एट्रोसिटी एक्ट के चलते जो अस्पृश्यता या किसी प्रकार का जो अत्याचार है वो क्या है, वो अपराध की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा आरक्षण की सुविधा दे रखी है सरकार ने, प्रमोशन में आरक्षण और इस प्रकार की कई सारी चीजें, जो SC ST के जो लोग हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की सुविधा होती है, हॉस्टल की सुविधा होती है, छात्रवृत्ति मिलती है उनको।
इस प्रकार की चीजें भारत सरकार ने कर रखी हैं। तो ये सामाजिक भेदभाव या सामाजिक रूप से समाज के एक वर्ग को सशक्त करने के लिए ये सब कार्य किए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा आप सजेशन भी दे सकते हैं। क्या सजेशन दे सकते हैं कि भाई अकेले इन योजनाओं से कुछ नहीं हो सकता है, और ये सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं इनको भी जागरूकता की आवश्यकता है कि इनके हित में सरकार ने जो कार्यक्रम चला रखे हैं उन मतलब यहाँ इन इन लोगों तक वो जो कार्यक्रम है कई सारे लोगों तक पहुंच नहीं हो पाती है। इसलिए क्या है कि पहुंच ज़्यादा जरूरी है, तो उनकी भी सहभागिता क्या है वो आवश्यक है। इसके अलावा भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इन लोगों तक विकास की पहुंच नहीं हो पाती है। तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ सशक्त कदम उठाने चाहिए। जो लॉ सिस्टम है, लॉ बना तो दिया जाता है लेकिन लॉ की सुविधा लोगों तक पहुंचना सबसे कठिन काम होता है। लॉ बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टेबल कुर्सी पर बैठ करके कानून के विशेषज्ञ लॉ बना देते हैं, पार्लियामेंट में वो पास हो जाता है, लेकिन लोगों तक उसकी पहुंच को सुनिश्चित कराना ही सबसे कठिन काम होता है। तो ये कुछ सुझाव है इसकी आप इसमें दे सकते हैं। अब एक और प्रश्न इसमें उल्टा पक्ष है। उल्टा पक्ष क्या है? इसके पहले हम पढ़ रहे थे, वो ये पढ़ रहे थे कि सामाजिक आर्थिक जो असमानता है उसे विकास से दूर किया जा सकता है। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न, हालांकि हो सकता है नहीं पूछने में आए, ये पूछ सकते हैं कि क्या विकास ने सामाजिक आर्थिक असमानता को बढ़ाया है? यानी क्या विकास के चलते आर्थिक और सामाजिक असमानता बढ़ जाती है? तो कई बार तो नहीं कहेंगे, कुछ बार ऐसा हो जाता है कि सामाजिक आर्थिक असमानता विकास के चलते बढ़ जाती है। कैसे? जब असंतुलित क्षेत्रीय विकास होता है तो क्या हो जाता है, तो सामाजिक आर्थिक असमानता बढ़ जाएगी। असंतुलित क्षेत्रीय विकास आपने अर्थव्यवस्था में पढ़ रखा होगा, और उसे हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय असंतुलन के नाम से जानते हैं। यानी जब विकास सही तरीके से नहीं किया जाए, जैसे यदि हम बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के साथ जुड़े हुए जो राज्य हैं वो महाराष्ट्र है, और एक राज्य क्या है, गुजरात। ठीक है, यदि हम तीनों राज्यों में तुलना करें तो महाराष्ट्र और गुजरात ये काफी डेवलप है। मध्य प्रदेश उसकी सीमा रेखा भले ही उससे जुड़ी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं है। ये क्षेत्रीय असंतुलन है। गुजरात में और ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, महाराष्ट्र में और भी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और मध्य प्रदेश और ज्यादा पीछे होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, ये असंतुलित विकास इसने क्या कर दिया है, सामाजिक आर्थिक असमानता को उत्पन्न कर दिया है। आर्थिक रूप से भी मध्य प्रदेश पिछड़ गया और सामाजिक रूप से पिछड़ ही जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारी घटनाएं होती हैं, जैसे हम ग्रामीण वर्सेस नगरीय क्षेत्र की बात करें हम, तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो भी ज्यादातर आपको जो डेवलपमेंट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, नगरीय क्षेत्र में मिलने वाला है। नगरीय क्षेत्र में डेवलपमेंट, जैसे हम इंदौर की बात करें, इंदौर में आईआईटी भी है, आईआईएम भी है, इंदौर में बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान भी है। ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहाँ थोड़ा बहुत स्कूल ही और कॉलेज ही मिल जाना, तो वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, या स्वास्थ्य की सुविधाएं नगरीय क्षेत्र में आपको ज्यादा अच्छी मिलेंगी, ग्रामीण क्षेत्र में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिलेंगी। सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो नगरीय क्षेत्रों में उनका प्रदर्शन ज्यादा अच्छा होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में उतना ज्यादा अच्छा नहीं हो पाता। उसके चलते क्या होने लगता है, गांव से लोग नगर में पलायन करने लगते हैं। अब गांव से नगर में पलायन होता है तो फिर और भी बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के क्या हो रहा है, जो विकास है, असंतुलित विकास, उसने क्या कर दिया है, सामाजिक आर्थिक असमानता को बढ़ा दिया है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, संतुलित विकास करिए। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण मैं आपको दूं, ग्रीन रेवोल्यूशन का, हरित क्रांति। हरित क्रांति ने क्या किया, हरित क्रांति के चलते कुछ राज्य क्या हो गए, एकदम से संपन्न हो गए, और बाकी का जो देश था वो एज इट इज ही रहा जहां था। आज की डेट में आप बात करें तो हरित क्रांति का एक सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। तो पंजाब के किसान इतने समृद्धशाली हैं कि उनके पास BMW है,
ठीक है ना, मर्सिडीज है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके सारे संबंधी विदेशों में रहते हैं। जबकि बाकी के आप क्षेत्र में जाएंगे तो जहां हरित क्रांति सफल नहीं हुई वहां इस प्रकार की संपन्नता नहीं हुई। तो ये इसने क्या किया, प्रथम जो हरित क्रांति थी उसने सामाजिक आर्थिक असमानता को बढ़ा दिया था। दूसरी बात, आर्थिक विकास का लाभ कुछ लोगों तक पहुंचना, इससे भी क्या हो जाता है, इससे भी सामाजिक आर्थिक असमानता उत्पन्न हो जाती है। जैसे सरकार जो योजनाएं चलाती है उसका लाभ सभी लोग नहीं ले पाते हैं, कुछ लोग ही ले पाते हैं। ठीक है, उसके चलते क्या होता है, उसके चलते समाज में सामाजिक आर्थिक असमानता तो बढ़नी ही है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने लाभ ले लिया और कुछ लोग उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं समाज का एक बार उसको पता ही नहीं होता है कि उसके लाभ के लिए सरकार कुछ काम कर रही है। समाज के किसी विशेष वर्ग को लाभ मिल जाना, अब देखिए जैसे कि आरक्षण व्यवस्था में यदि हम चर्चा करें तो आरक्षण व्यवस्था में भी जिनको आरक्षण मिल रहा है उसमें भी कुछ एक विशेष वर्ग है। आपको ध्यान होगा अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं उन्होंने चर्चा भी की थी कि एससी और एसटी में कुछ विशेष वर्ग है उसने आरक्षण का लाभ ले लिया है, लेकिन बाकी का जो वर्ग है उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो जो एक वर्ग है, जैसे हमने बोला एससी अपने आप में एक वर्ग है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया है, यहाँ पर भी कुछ लोग कैसे हो गए, एलिट की कैटेगरी में आ चुके हैं और बाकी वही है जो पहले थे। एसटी में भी ऐसे हो चुका है, कुछ लोगों ने आरक्षण का लाभ ले लिया, वो एलिट की कैटेगरी में आ चुके हैं, बाकी लोग वही हैं। तो इससे भी क्या होता है, सामाजिक आर्थिक असमानता बढ़ती है। इसको दूर करने का क्या है उपाय, सही तरीके से लाभ उन सभी लोगों तक पहुंचाया जाए जिनको आवश्यकता है। तो ये हो सकता है पूछने में आ जाए, ये आप आलोचना में भी लिख सकते हैं, यानी कि जो क्रिटिसाइज करना है आपको, जो उसके पहले का जो टॉपिक था कि विकास ने सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर किया, तो आप एक दो लाइन लिख सकते हैं कि बढ़ा भी दिया है उसने। तो सरकार को चाहिए कि संतुलित विकास करे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक कंप्लीट है आपका। ये आंसर मैंने आपको बता दिया कि आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। तो आगे के जो हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसमें आपको आंसर के बारे में भी बताते जाऊंगा। आपको यदि कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, कॉल भी कर सकते हैं, और कॉल शाम को यदि आप 6 बजे के बाद करते हैं तो मैं अवेलेबल हो जाऊंगा। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है मेरी, तो अवेलेबल रहता हूँ। चलिए जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, तब तक आप अपनी मेंस की तैयारी करें, मुख्य परीक्षा पास आ रही है। ऑल द बेस्ट।